नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। द्वितीय वर्ष कला और द्वितीय वर्ष ऑनर्स मध्यकालीन भारत का इतिहास। और अब हम अध्ययन कर रहे हैं अकबर की नीतियाँ। अकबर की मुख्य 4 प्रकार की नीतियाँ सामने आती है। पहले हमने इस एपिसोड से पहले मैंने आपको पानीपत का द्वितीय युद्ध, जहाँ अकबर के शासनकाल को स्थायित्व मिला और अफगान शक्तियों का विराम लगा, पूर्णतः नष्ट हो गई, सूर्यवंश समाप्त हुआ। इतना ही नहीं, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हुए हेमू, जो कि हिंदू सम्राट था, उसका भी अंत हो गया। अफगान शक्ति के बाद में अकबर शासन पर बैठा बैराम खां के संरक्षण में, और अकबर के ऊपर जो उसका एक नियंत्रण रहा या उसको एक मार्गदर्शन रहा, वो बैराम खां का युग कहलाया। 1556 से लेकर 1560 तक। 1560 से लेकर 1562 तक का युग महमनगा का युग रहा। अब 1562 के उपरांत अकबर ने अपनी एक स्वतंत्र नीति शुरू की, और उस स्वतंत्र नीति के अंतर्गत उसने एक विशेष धार्मिक नीति और राजपूत नीति लागू की। विभिन्न सैनिक अभियान किए और आर्थिक युग में दहसाला बंदोबस्त शुरू किया। सैनिक सुधार के बारे में करें तो मनसबदारी व्यवस्था शुरू करी। आज हम अकबर की राजपूत नीति और उसके धार्मिक नीति के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये निश्चित था कि अकबर, चाहे वह पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत चुका हो, चाहे वह 1562 में स्वतंत्र शासक स्थापित हो चुका हो, महमनगा और बैराम खां के उससे फिर मुक्त हो गया हो, लेकिन इस बात को अच्छी तरीके से समझता था, या अकबर इस बात को मुगल सम्राट इसी तरह समझते थे कि भारत में अगर उनकी ये संकल्पना है कि वे भारत का राष्ट्र शासक बने या पूरे भारत पर विजय हासिल करें, तो दिल्ली के पास के भौगोलिक क्षेत्र राजपूताना की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। राजपूतों के साथ उनको किस प्रकार की नीति अपनानी है, ये मुगल सम्राट को निर्धारित कर लेना होगा। न केवल निर्धारित करना होगा, बल्कि उस पर हूबहू क्रियान्वित भी करनी होगी। इसलिए अकबर अपने दिमाग में पुनर्विचार बार बार कर रहा था, और संभवतः जो एक विशेष धार्मिक नीति या विशेष राजनीतिक नीति उसने अपनाई, उसके कुछ मौलिक कारण रहा हो। मैं बिंदुगत उन कारणों की बात करता हूँ। सबसे पहले राजपूताना का भौगोलिक महत्व। दिल्ली के पास है। अगर राजस्थान का कोई राजा अपना साम्राज्य विस्तार करता है तो वह दिल्ली से टकराएगा, और दिल्ली का कोई राजा साम्राज्य विस्तार करता है तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र इतना है कि अगर दिल्ली अपने आप को सुरक्षित चाहता है, या बार बार आक्रमणों से या सैनिक खर्चों से दूर रखना चाहता है, तो उसके साथ, राजस्थान के साथ में, उसको या तो स्पष्ट संघर्ष की नीति, या स्पष्ट सहयोग की नीति, या स्पष्ट समन्वय की नीति अपनानी होगी। तो अकबर इस बात को जानता था कि भौगोलिक स्थिति से दोनों क्षेत्र हैं, इसलिए कोई विशेष नीति राजपूतों के साथ अपनाई जाए। दूसरा, राजपूतों की स्वामी भक्ति। अकबर इस बात, स्वामी पन्नादाय का बलिदान 20 वर्ष पहले ही दिखा था सबको। तो राजपूत राजा, राजपूत सूबेदार, राजपूत मंत्री, राजपूत दरबारीगण, राजपूत सेनापति, सैनिक किस प्रकार अपने राजा के लिए प्राण निछोवर कर देते हैं, यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी, पत्नियाँ भी, इस बात को वे जानते थे। और पिछले दिल्ली सल्तनत के कई युग में जब दिल्ली ने राजस्थान के राजाओं पर आक्रमण किया, तो किस प्रकार स्त्रियों ने भी अपना मनोबल दिखाते हुए सामूहिक जौहर किया, ये एक संदेश था। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए राजपूतों की सम्राट के प्रति, शासन के प्रति, सिंहासन के प्रति जो सामूहिकता थी, वो कोई अछूती नहीं थी, किसी को कोई ऐसा अनभिज्ञ नहीं था। इसलिए अकबर इस बात को अच्छी तरह जानता था। वहीं दूसरी ओर उसके परिवार वाले, उसके खानदान वाले जो मध्य एशिया से आता है, उन्होंने बाबर के साथ में क्या किया, हुमायूं के साथ कितना किया, अकबर इस बात से भी जानता था। और ये बात उनकी माता हमीदा बानू ने और संरक्षक बैराम खान ने अकबर को अच्छी तरह से बता दी थी। राजपूतों की स्वामी भक्ति का अपेक्षा मध्य एशिया से जो आए थे, उनकी स्वामी भक्ति नगण्य थी, शून्य थी। ये अकबर के दिमाग में था। अगला जो ये था, अकबर खुद राजपूत दरबार में पैदा हुआ था। राजा वीर साल के अमरकोट में भी था, उसका पालन पोषण भी उसी हिसाब से हुआ था।
संभवतः अकबर पर इसका प्रभाव पड़ा होगा। संभवतः अकबर ने राजपूतों की गतिविधियों को, उनके संबंधों को और उनकी राजाओं के प्रति सेवाओं को, उनके स्वामी भक्ति को, उनकी निष्ठा को, उनकी एक राजनीतिक दृष्टिकोण को बहुत करीब से देखा होगा, या मौलिक उनके गुणों की परिचया बचपन से ही अकबर के दिमाग में पड़ी होगी। ये भी एक होता है। अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ़ थोड़े शिया थे। अकबर की माँ शिया थी और अकबर उन्होंने सुलह कुल यानी वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत दिया था, अकबर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता था, ऐसा उसका सकता है मनोवैज्ञानिक। क्योंकि भारत पे राज करने के लिए, मैं बार बार वही बात दोहराऊं, राजपूतों की या राजपुताना की अवहेलना नहीं की जा सकती, अनदेखी नहीं की जा सकती है। ये वह शक्ति है जो दिल्ली सल्तनत को हमेशा, या दिल्ली के राजा को हमेशा चुनौती प्रस्तुत करती रहती है। अगला बिंदु जो मैं बात करना चाहता हूँ, पूर्वजों से सबक। महाराणा सांगा बाबर थोड़े शासनकाल के भारत पर आया, सांगा के साथ युद्ध किया, लेकिन स्थायी नहीं दे सका। हुमायूं को अवसर मिला मालदेव के साथ संबंध स्थापित करने का, लेकिन वो अवसर का लाभ नहीं उठा सका। कर्णवती ने राखी भेजी चित्तौड़ के राजा राम पटरानी ने, लेकिन हुमायूं इसका लाभ नहीं उठा सका। वस्तुतः परिणाम जानता था कि बाबर ने निरंतर युद्ध जीते और एक बिगड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था पुत्र के लिए छोड़ के गया। हुमायूं ने किसी भी प्रकार से सहायता नहीं ली और देश से निर्वासन हुआ उसका। इस बात को सब जानते थे, इसलिए पूर्वजों से सबक लेके अकबर इस बात को जानता था। ये उनके सामने थी। बहमनगा और उसके पुत्र आदम खान ने जिस प्रकार का व्यवहार किया था और अकबर को उसके शयन कक्ष तक उसको मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि अकबर इस बात को। अगर अकबर के दिमाग में वास्तव में ही राष्ट्रीय शासक बनने की संकल्पना थी, तो उसे ये नीतियां लागू करना बहुत आवश्यक था। अकबर का विवाह राजपूत घराने में हो गया, कछावा वंश ढूंढाने में जयपुर के यहाँ। तो आमेर घराने में जब उसका विवाह हो, तो कहीं ना कहीं में महारानी का प्रभाव अकबर के व्यक्तित्व पे, उसके क्रियान्विति पे हुआ होगा, ये निश्चित है। इसलिए संभवतः अकबर ने अपनी विशेष नीति अपनाई। अब नीति में क्या क्या किया? पहला, जिन राजपूत राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, उनको आंतरिक रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया। उनके भीतर कौन किस पद पर बैठता है, कितनी सूबेदारी होती है, कितने, वो उसको स्वतंत्र छोड़ दिया गया। मुगल दरबार में जो मनसबदारी व्यवस्था दी गई थी, उसमें राजपूत राजाओं को ऊंचे मनसब दिए गए। राजा भारमल, भगवान दास, बिहारी दास, इन सबको बहुत ऊंचे मनसब दिए गए थे। वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए और अकबर ने उनको वैवाहिक संबंध स्थापित करके एक दोनों घरानों के बीच में मार्मिक रिश्ता जोड़ने का प्रयास किया गया। तीर्थ यात्रा कर जजिया कर हटा दिया गया। तीर्थ यात्रा कर जो हरिद्वार की यात्रा में गए थे, वो हटा दिया। तो ये एक धार्मिक नीति का भी कारण बनता है और निश्चित का भी कारण बनता है। अकबर खुद राजपूती वेशमुद्रा में रहता था, चुंदरी का साफा बांधता था। तुलादान और झरोका दर्शन का प्रथा हटी गई, प्रथा लागू की गई। नौरोज का जो अधिक मुस्लिम नववर्ष का त्यौहार था, जो अनिवार्य रूप से मनाया जाता था, उस त्यौहार को समाप्त कर दिया गया, उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। साथ ही राजपूत राजाओं के घर आना या राजपूत मंत्रियों के घर आना और जाना और उनका रखना, ये भी कर दिया शुरू किया। जो हिंदू महारानियाँ थी, जो राजपूत रानियाँ थीं, उनको मुगल दरबार में या मुगल हरम में, मुगल दुर्ग में हिंदू त्यौहार, दीपावली, होली, रक्षाबंधन आदि त्यौहार मनाने की स्वतंत्रता दे गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि इन त्यौहारों के माध्यम से वे ये घोषणा बताना चाहता था कि राजपूत वह भारत पर राज करना चाहता है और हिंदू बाहुल्य है, तो इसलिए वह हिंदुओं की नीति से राज करेगा। एक और बात जो उन्होंने राजपूतों के साथ में की कि अगर कोई राजपूत शासक किसी विदेशी या दूसरे राजपूत शासक से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, तो अकबर ने उसे ये कहा कि उस मुगल सम्राट की
अनुमति आवश्यक नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि अकबर के अधीन जिन राजाओं ने अधीनता स्वीकार की है वह अपनी वैवाहिक संबंध किसी और राजपूत शासक से करते हैं, सम्राट से करते हैं, तो वह नीतिगत रूप से स्वतंत्र है। अब इन सारे जो कार्य किए अकबर ने, इसका परिणाम क्या आया? साम्राज्य विस्तार हुआ, व्यय कम हुआ, सैनिक व्यय कम हुआ, विद्रोह कम हुए, अकबर धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा। ऐसा हुआ, राजकोष बढ़ा और कई मित्र मंडली हो गए। तो ये सब चीज़ें उनके तनाव मुक्त हुआ, लेकिन बावजूद इसके भी एक चुनौती हमेशा अकबर को मिलती रही और वह थी मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप की, जिसका हम हल्दी घाटी के युद्ध में अध्ययन करेंगे। और फिलहाल मैंने ये बताया नहीं कि आपका प्रयास किया कि राजपूत नीति क्यों तो लागू की गई और लागू करने के बाद उसने कौन कौन से त्यौहार, कौन कौन से कार्य किए जिसके कारण उसकी राजपूत नीति को स्थायित्व मिला और उस स्थायित्व के कारण वह दूसरा कार्य कर सका। धन्यवाद।